नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। सारे अनुमान जो हमारे भी थे, एग्जिट पोल के भी थे कि कांग्रेस वहां सरकार बना पाएगी, वो ध्वस्त हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। दो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हरियाणा में कोई भी सरकार 10 साल से ज़्यादा यानी लगातार 2 टर्म नहीं चली है। बीजेपी तीसरे टर्म में सरकार बनाने जा रही है और न केवल सरकार बना रही है बल्कि उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि 2014 में उसे 47 सीटें मिली थी, 40 सीटें मिली थी 2019 में और अब तक के जो रुझान आए हैं बीजेपी 50 सीटों पर पहुंची हुई है हरियाणा में। तो हरियाणा में बीजेपी क्यों जीती या ये कहे कि कांग्रेस क्यों हारी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विजय विद्रोही, जो कि न्यूज़ तक पर आप उनको देखते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, विश्लेषक हैं। तो विजय जी, ये सब कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का जीतना तय है, बल्कि लोग तो 60, 70, 75 तक का अनुमान लगा दे रहे थे। तो ये बाजी पलट कैसे गई है? देखिए, यही तो 1000 टके का सवाल है कि बाजी पलट कैसे गई, या बाजी जो थी जनादेश जनादेश था, उसको समझने में सबने गलती कर दी। देखिए, वोट परसेंटेज करीब करीब सबका ठीक रहा है, अगर वो प्लस माइनस 3% मार्जिन को कंसिडर करें, लेकिन सीटों का आंकलन बहुत गड़बड़ गया है। तो सीटों का आंकलन गड़बड़ गया है, इसका मतलब है कि दो तीन वजह हो सकती हैं मोटे तौर पर। या तो चुनाव सीट वाइज, सीट टू सीट हो गया, उसमें जातिगत समीकरण हावी हो गए। दूसरा हो सकता है कि 10 साल से वहाँ गैर जाट मुख्यमंत्री था और लोगों को वो भा गया था, और लोगों को लगा कि फिर जाटों का राज आ जाएगा तो फिर चौधराहट बढ़ जाएगी। क्या अंदर खाने ऐसी कोई भावना थी? जो चुप्पा वोटर था, जो वोटर चुप था, इसको जाहिर नहीं कर रहा था, और ईवीएम मशीन के बहाने उसने इसको जाहिर किया। एक वजह ये। तीसरी वजह हम ये कह सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, जो हिमाचल प्रदेश में वो मस्जिद के नाम पर 2-3 घटनाएं हुई, उसका क्या थोड़ा सा असर रहा। थोड़ा सा जो मेवात वाला इलाका है, वहाँ गोकिसी के मामले और तमाम चीज़ों, उनका क्या थोड़ा बहुत असर रहा, और उसका क्या क्यूमुलेटिव असर दिखा। ये कुछ वजह मुझे लगता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच वाकई में सब कुछ ठीक नहीं था, और क्या वाकई में दोनों ने एक दूसरे की जड़ें अंदर खाने खोदने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस लगभग जीती हुई बाजी हार गई, और कांग्रेस के लिए ये दूसरा छत्तीसगढ़ साबित हुआ। नहीं, तो छत्तीसगढ़ साबित हुआ विजय जी, तो ये ऐसा ही हुआ कि मध्य प्रदेश में भी लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है, बल्कि बीजेपी को भी विश्वास नहीं था कि बीजेपी जीतेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में जीत गई, छत्तीसगढ़ में भी जीत गई। पर मैं आता हूँ उस सवाल पे विजय जी, जो आपने कहा कि जो जाट वर्सेस नॉन जाट वाला मामला है। तो अभी तक हम मानते ये आए हैं विजय जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति रही है और वो अब तक ज़्यादातर जगह काम करती रही है कि जो भी प्रभावशाली जाति है उसके खिलाफ बाकी जातियों को गोलबंद किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ किया गया, या महाराष्ट्र में मराठाओं के खिलाफ, कुछ हद तक पटेलों के खिलाफ गुजरात में। तो ये रणनीति अभी तक हरियाणा में भी काम कर रही थी कि एक तरफ जाट थे, बाकी तरफ नॉन जाट थे। तो ये क्या ये बड़ा कारण रहा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यही एक तरह से कांग्रेस के कैंपेन का चेहरा भी थे। तो कांग्रेस को जाटों से बहुत ज्यादा नजदीक होना क्या कहीं ना कहीं नुकसान हुआ उसका? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अपने विश्लेषण को ही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, खासतौर से ये देखते हुए कि जाटलैंड के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस के बराबर सीटें जीती है, जी या वो रुझानों में आगे चल रही थी जब हम बातचीत करने जी, बैठे बराबर थे। 17 में से बराबर हाँ, 8-8 हाँ, दोनों के बाद हाँ, तो था। ये बड़ी हैरानी की बात है। इससे लगता है कि जो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में जाट प्लस दलित कॉम्बिनेशन था, वो कहीं न कहीं बिगड़ा है। अब वो क्यों बिगड़ा है? वो कुमारी शैलजा के कारण की उपेक्षा के कारण बिगड़ा है, या जो 2 फ्रंट जो माना जा रहा था, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया, बीजेपी ने 2 फ्रंट खोले हैं, अभय चौटाला प्लस मायावती, और दूसरा दुष्यंत चौटाला प्लस चंद्रशेखर रावण। उसमें से दुष्यंत चौटाला प्लस चंद्रशेखर रावण तो अभी तक के नहीं जो चला चलता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन दूसरा फैक्टर चलता हुआ दिख रहा है।
दूसरा फैक्टर ठीक ठाक वोट इकट्ठा उसको कर करीब रहा है। 7% वोट मिल रहे हैं हाँ विजय जी, तो जो या आप हाँ तो अंतिम विश्लेषण जब हम करेंगे, जब चुनाव आयोग का पूरा रिजल्ट आ जाएगा, एक एक सीट का तार्किक विश्लेषण तब किया जाएगा, तब हो सकता है कि हम ये देखें कि इस कॉम्बिनेशन के कारण कांग्रेस मामूली अंतर से कुछ सीटें हार गई। देखिए कुल मिलाकर 5-7 सीटें ऊपर नीचे में चीजें बदल जाती हैं। अगर बीजेपी 50 में से 6 सीटें कम आती हैं, वो 44 पर आती है, कांग्रेस 35-36 से बढ़कर 41-42 तक पहुंचती है, तो ये मामला 6-7 सीटों के आसपास में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस बीजेपी का काम कर गया, ये भी हैरानी की बात है, क्योंकि मिलिंद जी, जहां पहलवान परेशान, जहां किसान परेशान, जहां युवा परेशान और खुलकर अपना राय जाहिर करने वाले, ऐसा तो है नहीं कि अग्निवीर योजना बंद कर दी गई, ऐसा नहीं है कि किसानों को एमएसपी की लीगल राइट देने की घोषणा कर दी गई, ऐसा नहीं है कि महिला पहलवानों के साथ बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर बीजेपी ने इंसाफ कर डाला। लेकिन इतनी नाराजगी के बावजूद पहले से ज्यादा बहुमत से बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है, पहले से ज्यादा वोट परसेंटेज उसका बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत कुछ, ये केस स्टडी हो गया, मुझे लगता है ये इस नहीं, पर पर बहुत जो आप बात माथापच्ची कह रहे करनी हैं पड़ेगी। विजय जी, जो पहलवान, किसान और जवान, तो ये तीनों भी कहीं ना कहीं तो जाट वर्ग से ही जुड़े हुए मतलब प्रतीक है, आप कह सकते हैं। तो जाटों का भी तो वोट कांग्रेस ठीक से नहीं ले पाई, क्योंकि वापस अभय चौटाला की पार्टी को लगभग 4.5-5% वोट जो है मिल रहा है आईएनएलडी को। तो कहने का आशय ये है कि जाट भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है। जो काम पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने किया था, इस बार दूसरे चौटाला ने कर दिया है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, आप अभय चौटाला को अलग से मत रखिए, अभय चौटाला प्लस मायावती का कॉम्बिनेशन बना के चलिए, तो उसका उससे ज्यादा हर्ट होता है। यही तो मैं आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ जो किसान डिवाइड हो गया, ऐसा क्या हुआ जो अग्निवीर के कारण नौजवान डिवाइड हो गया, ऐसा बेरोजगारी सबसे ज्यादा। और कल संजय कुमार से भी बात हो रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और वो वोट में ट्रांसलेट, गुस्सा है, नाराजगी है, असंतोष है, निराशा है, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रही, या उस तरह वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रही जिस तरह वोट में ट्रांसलेट होनी चाहिए थी। तो ये तो कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। एक तो, मेरे तो दिमाग में कभी कभी सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को आभास हो गया था कि अंदर खाने कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आखिरी दिनों में उन्होंने पूरा जोर लगाया। ऐसे ही मेरे एक दिमाग में एक सवाल उठता है। नहीं, तो जो बात आपने विजय जी कही कि एक तो जो जाट वाला मुद्दा था कि कांग्रेस जीती क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन, हालांकि जीती क्या, उसको तब 5 सीटें उसको आई थी, 5 सीटें बीजेपी को आई थी, लेकिन फिर भी वो 0 से 5 में पहुंची थी लोकसभा में। तो बात आखिर में मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने पूरा कैंपेन चला रखा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण आपका चला जाएगा, जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जितनी आबादी है। तो इस सारे कैंपेन के बावजूद दलित वोट लगता है, मतलब शैलजा तो चलिए एक फैक्टर है, लेकिन दलितों का विश्वास फिर भी कांग्रेस हरियाणा में नहीं जीत पाई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे तो यही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दलित जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में जुड़े थे, उसके बाद बीजेपी लगातार इस चीज का जो खंडन करती चली गई, उस खंडन का असर कुछ ना कुछ लगता है कि दलितों पे हुआ है। और दूसरा, हम जो इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल गए कि नायब सिंह सैनी, एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना, देश के प्रधानमंत्री का ओबीसी होना, ओबीसी की राजनीति को परवान चढ़ाने की बीजेपी की कोशिश करना, कहीं वो भी कहीं रिफ्लेक्ट करने लगा है कि गैर जाट पंजाबी की जगह गैर जाट ओबीसी, तो वो शायद उसका पॉलिटिकल कैनवास बड़ा हो जाता है। पंजाबी वहां 7-8% है, ओबीसी 30% से ज्यादा है, तो उस वो कैनवास, थोड़ा कैचमेंट एरिया आप कह सकते हैं, बड़ा हो जाता है। और अगर ऐसा है तो ये एक नया गेम प्लान हमें देखने को मिल सकता है, ओबीसी की पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इस बातचीत के लिए। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि क्या लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था कांग्रेस के लिए वो एक बुलबुला था या वो एक एक्सेप्शन था, और आगे वापस हिंदी बेल्ट में उसका जलवा बना रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो जो पिछले साल हमने देखा कि 3 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उन तीनों जगहों पर कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली। लोकसभा में उसका प्रदर्शन जरूर बेहतर रहा, वो विपक्ष का नेता पद हासिल कर पाई, 99 तक जाके रुक गए, लेकिन ये गाड़ी 99 तक ही जो है एक तरह से रुकी हुई है, क्योंकि हरियाणा जहां उसके पास मौका था सरकार बनाने का, उसमें वो चूक गए हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीजेपी का खेल समझ नहीं पाई, या उसकी जो बात है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।